अभी हाल ही में विभिन्न अरब देशों के बीच और इज़राइल के बीच कुछ समझौते हुए हैं और उन समझौतों को करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं। न्यू ऑर्डर इन वेस्ट एशिया, कि भाई जो पश्चिम एशिया है उसमें एक नई व्यवस्था का सूत्रपात हुआ है ना। ऑर्डर का मतलब है यहाँ पे एक व्यवस्था है ना, कि भाई जो देश हैं उनके बीच में समझौते हुए हैं, तो एक नई व्यवस्था उभर के सामने आई है पश्चिमी एशिया में। तो उसी के लिए कहा गया है न्यू ऑर्डर इन वेस्ट एशिया, कि पश्चिमी एशिया में कुछ नए समीकरण हमारे सामने आए हैं। अकॉर्ड्स का मतलब होता है समझौते बिटवीन अरब स्टेट्स एंड इज़राइल। अरब स्टेट्स का मतलब यहाँ पे जो अरब देश है ना, यानी कि ये जो अरब सागर है ना हमारा, उसके आसपास के जो देश हैं उनके लिए कहा गया है अरब स्टेट्स। एंड इज़राइल कैन नॉट ब्रिंग पीस। ठीक है, अच्छी बात है कि विभिन्न अरब राज्यों के बीच में और इज़राइल के बीच में समझौते हुए हैं जिसके माध्यम से शांति स्थापित करने की बात कही गई है, लेकिन ये समझौते शांति को स्थापित नहीं कर सकते। कैन नॉट ब्रिंग मतलब लाना, कि भाई ये समझौते जो है ना शांति को नहीं ला सकते विदाउट सॉल्विंग द पैलेस्टाइन इशू, कि ये जो फ़िलिस्तीन का मामला है, इशू का मतलब है कि भाई ये जो मैटर है, कि भाई जो फ़िलिस्तीन विवाद है, इसे बिना सॉल्व किए, इसे हल किए बिना शांति स्थापित हो पाना असंभव है। ये एडिटोरियल बात करना है कि भाई एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई ठीक है, आप समझौते कर रहे हो, अच्छी बात है, सारे की सारे प्रयास आपके हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सबसे अहम जो बात है वो है कि फ़िलिस्तीन का विवाद उसे सुलझाना ज़रूरी है। अब शॉर्ट में हम समझते हैं कि भाई ये फ़िलिस्तीन का इशू क्या है, ये फ़िलिस्तीन का मामला क्या है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, एक हल्का सा बैकग्राउंड ले लेते हैं कि भाई ये देखो पैलेस्टाइन है ना, इंग्लिश में बोलते हैं इसे पैलेस्टाइन और हिंदी में कहते हैं इसे फ़िलिस्तीन। तो देखो इसका मामला क्या है, उस मामले को समझते हैं कि इस तरह से समझें इसे कि एक क्षेत्र का नाम है, जैसे ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम है फ़िलिस्तीन। अब देखो ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र यहूदियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहूदियों का जो धर्म है, कि भाई ये जो यहूदी जो है ना, उनका जो धर्म है उसका उद्गम इसी क्षेत्र में हुआ है। तो आप यह कह सकते हो कि ये जो फ़िलिस्तीन क्षेत्र है ना, यह मूल रूप से यहाँ पर यहूदी रहा करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे यहूदी अपने व्यापार के चलते और अन्य कई कामों के चलते धीरे धीरे यहाँ से फैल के यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में चले गए, इधर उधर चले गए। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो फ़िलिस्तीन का क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में क्या हुआ कि अरब मुस्लिम लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। मध्य युग के दौरान जब इस्लाम का उदय हुआ, मध्य युग के दौरान जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ, तो उस दौरान इस फ़िलिस्तीन के क्षेत्र में अरब मुस्लिम लोग बढ़ते चले गए, धीरे धीरे इनकी संख्या ज़्यादा होती चली गई। तो कुल मिला के इस फ़िलिस्तीन के क्षेत्र में कौन ज़्यादा हो गए, अरब मुस्लिम ज़्यादा संख्या में हो गए। फिर जब क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर ने कई यहूदियों को गैस के चैम्बर में मारना शुरू किया है ना, तो एक तरीके से यहूदियों ने सोचा कि अब हम कहाँ जाएं, कि भाई उनको जब यहूदियों को यातना झेलनी पड़ी है ना, हिटलर ने उन्हें जो है एक तरीके से पकड़ पकड़ के मारने की कोशिश की, गैस चैम्बरों में उनको जो है जलाया गया। तो यहूदियों ने सोचा कि हम हमारे मूल स्थान पर, कि भाई फ़िलिस्तीन जो है वहीं हमारे धर्म का उदय हुआ है, तो हम सारे यहूदी फ़िलिस्तीन क्षेत्र में जाके अपना एक अलग देश बसाते हैं। तो क्या हुआ कि कई सारे जो यहूदी थे वे धीरे धीरे इस फ़िलिस्तीन क्षेत्र में वापस आने लगे। तो जब वे यहूदी इस फ़िलिस्तीन क्षेत्र में वापस आने लगे, तो जो अरब मुस्लिम यहाँ पे थे, अरब मुस्लिम और यहूदियों में धीरे धीरे संघर्ष होने लगा। कि भाई यहूदियों का कहना था कि भाई ये तो हमारा क्षेत्र है, यहाँ हमारे धर्म का उदय हुआ है, लेकिन इन अरब मुस्लिम लोगों का कहना था कि भाई हम यहाँ रह रहे हैं, कई दिनों से हम यहाँ रह रहे हैं, तो ये हमारा क्षेत्र है। तो इस तरह से यहूदियों में और आप कह सकते हो कि इन अरब लोगों में एक तरह की लड़ाई शुरू हो गई। तो ये जो यहूदी थे, इन लोगों ने क्या कहा कि भाई इन लोगों ने सोचा कि भाई हमें जो है, हम जो है हमारे एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं और इस फ़िलिस्तीन के क्षेत्र में ही रहेंगे हम। फाइनली क्या हुआ कि इस मामले को निपटाया गया किसी तरह से। यहूदी और अरब मुस्लिम के बीच में जो संघर्ष था, इस मामले का समाधान ये निकाला गया कि ये जो फ़िलिस्तीन क्षेत्र था, इस फ़िलिस्तीन क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया गया। एक भाग को कहा गया यहूदियों का राज्य और दूसरे भाग को कहा गया अरब लोगों का राज्य, और इस तरह से इनमें शांति स्थापित करने की कोशिश की गई। लेकिन ये जो अरब लोग थे, कि भाई ये जो अरब मुस्लिम लोग थे ना, इन्होंने क्या किया, ये इस विभाजन से खुश नहीं थे। तो इन अरब लोगों ने क्या किया, आसपास के जो अन्य देश थे, उन अन्य मुस्लिम देश थे ना आसपास के,
उन आसपास के अन्य मुस्लिम देशों की सहायता लेकर क्या किया, यहूदियों के राज्य पर अटैक कर दिया। अब इसके बाद में यहूदियों ने बदला लेने के लिए अरब लोगों से, और ये अरब लोग के जो विभिन्न देश थे ना और जो कंट्रीज थी, इन सबसे लड़ाई लड़ी। और क्या हुआ कि यहूदियों ने जो बंटवारा हुआ था उस बंटवारे से ज़्यादा कब्जा कर लिया। ये जो अरब लोगों का क्षेत्र था ना भाई, एक बंटवारा हो गया था, आधा क्षेत्र यहूदियों को दे दिया गया था और आधा दे दिया गया था अरब लोगों को। लेकिन अरब लोगों ने क्या किया, इस बंटवारे से खुश नहीं थे तो उन्होंने यहूदियों पर अटैक कर दिया। बदले में यहूदियों ने अरबों का मुकाबला किया और अन्य देश जो कि अरब लोगों के साथ थे उनका मुकाबला यहूदियों ने किया और यहूदियों ने अरब लोगों की काफ़ी ज़मीन छीन ली। तो क्या हुआ कि ये जो अरब लोग थे इन्हें यहाँ से भागना पड़ा, कई लोगों को यहाँ से भागना पड़ा। आपने कई बार सुना होगा, दो क्षेत्रों के नाम सुनते हैं, एक है गाजा पट्टी और एक है वेस्ट बैंक, है ना। एक गाजा पट्टी का नाम सुनते हैं, वेस्ट बैंक, ये फ़िलिस्तीन में ही आते हैं। ये क्षेत्र, ये जो फ़िलिस्तीन है इसी में आते हैं गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक। तो फाइनली अंततः हमें ये देखने को मिला कि ये जो अरब मुस्लिम थे ना, इन दो क्षेत्रों में सिकुड़ गए, गाजा पट्टी में और वेस्ट बैंक में, इन दो क्षेत्रों में सिकुड़ के रह गए। यानी कि अरब लोगों का क्षेत्र बहुत कम रह गया और ये जो यहूदी थे, कुल मिला के इज़राइल का जो क्षेत्र था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, है ना। बीच बीच में तो ऐसा भी हमें देखने को मिला कि भाई जो यहूदी थे ना, यानी कि ये जो इज़राइल के लोग हैं, इन्होंने कई बार गाजा पट्टी पर, वेस्ट बैंक पर भी अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया। तब फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो गाजा पट्टी है ना, यहाँ पर अरब मुस्लिम ज़्यादा हैं लोग, है ना, और ये जो वेस्ट बैंक है यहाँ भी अरब मुस्लिम लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो गाजा पट्टी में क्या देखने को मिला, यहाँ के जो निवासी थे ना अरब मुस्लिम, इन्होंने एक संगठन का निर्माण किया। उस संगठन को हम जानते हैं हमास के नाम से, है ना। हमास, इज़राइल इसे आतंकवादी संगठन मानता है ना। तो ये जो हमास गाजा पट्टी में जो है अरब मुस्लिम लोगों ने मिलके एक संगठन बनाया, इसे हमास का नाम दिया। और हमास लगातार इज़राइल पे हमले करता रहता है। वह उसका कहना है हमास का कि भाई ये जो इज़राइल के जो लोग हैं, जो यहूदी हैं, इन्होंने हमारी ज़मीन छीन ली है, इनके चलते अरब मुस्लिम लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा है। तो कुल मिला के ये जो फ़िलिस्तीन के लोग हैं, कुल मिला के ये जो अरब मुस्लिम है, ये चाहते हैं कि भाई हमें जो हमारी ज़मीन इज़राइल ने हड़पी है वो वापस दी जाए, फ़िलिस्तीन को एक देश माना जाए, इसके अलावा जो हमारे शरणार्थी हैं उनको वापस बसाया जाए। तो ये सारा की सादा मुद्दा जो है, ये पूरा मुद्दा आता है फ़िलिस्तीन विवाद के अंतर्गत, है ना। तो ये है फ़िलिस्तीन इशू। तो जब तक ये फ़िलिस्तीन का मामला सॉल्व नहीं हो जाता ना, अब देखो क्या चलता रहता है, बस यही चलता रहता है, लगातार लड़ाई होती रहती है कि भाई जो इज़राइल है ना, इज़राइल में ज़्यादातर ये जो इज़राइल है ना, यहूदियों का देश है ये। तो इज़राइल क्या है कि लगातार इन पर अटैक करता रहता है, किन पे, फ़िलिस्तीनी लोगों पर, है ना। कि फ़िलिस्तीन में कौन है, ज़्यादातर अरब मुस्लिम है। और अरब मुस्लिम जो है अरब मुस्लिम जो हैं वे इज़राइल के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अरब मुस्लिम लोगों का मानना है कि भाई ये जो इज़राइल जो बसाया है ना यहूदियों ने, तो यहूदियों ने बाहर से आके हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया है। तो ये इनका विवाद है। तो अभी हाल ही में हमें क्या देखने को मिला है कि विभिन्न जो अरब देश है ना, उन अरब देशों के बीच में और इज़राइल के बीच में कुछ समझौते हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के चलते। लेकिन एडिटोरियल फाइनली बात करना चाहता है कि भाई ये फ़िलिस्तीन के विवाद को जब तक नहीं सुलझाया जाता, कि फ़िलिस्तीन के जो लोग हैं उनकी जो मांगें हैं, उन मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता, तब तक वहाँ पर शांति बहाल होना मुश्किल है। अब देखते हैं थोड़ा आगे। द सो कॉल्ड अब्राहम अकॉर्ड्स, तथाकथित, सो कॉल्ड का मतलब होता है तथाकथित, कि भाई ये जो समझौते हुए हैं ना, कौन कौन के बीच में, यूएई, बहरीन और इज़राइल के बीच में ना, ये जो समझौते हुए हैं, इन समझौतों को नाम दिया गया है अब्राहम समझौते, अब्राहम अकॉर्ड्स, साइंड इन द वाइट हाउस। और ये समझौते कहाँ संपन्न हुए, वाइट हाउस में, अमेरिका के वाइट हाउस में, ऑन ट्यूसडे, है ना, मंगलवार को। कौन कौन के द्वारा संपन्न हुए, यूएई, बहरीन और इज़राइल के द्वारा। अंडर, किसके अंडर में हुआ ये काम, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में हुआ काम, है ना। मीडिएशन का मतलब है मध्यस्थता, कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये जो समझौते हुए तो समझौते के बीच में मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। तो ये जो समझौते हुए, अब ये जो मार्क आया ना यहाँ पे, ये वर्ब है और इसका सब्जेक्ट है ये समझौते, अब्राहम अकॉर्ड। क्लियरली, निश्चित रूप से ये समझौते जो हैं ये इस बात को चिन्हित करते हैं, मार्क अ न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत, इन द रिलेशंस बिटवीन द सुन्नी रूल्ड गल्फ किंगडम। गल्फ किंगडम का मतलब है ये जो खाड़ी जो क्षेत्र है ना, खाड़ी जो साम्राज्य है ना, खाड़ी जो क्षेत्र, उसके लिए कहा गया है सुन्नी रूल। अब ये जो खाड़ी क्षेत्र है ना, ये यानी कि खाड़ी के जो देश है पश्चिमी एशिया में, ये जो खाड़ी के देश हैं इनमें ज़्यादातर सुन्नी मुस्लिम पाए जाते हैं। देखो मुस्लिम जो है उनकी कई कैटेगरीज हैं, लेकिन स्पेशली दो कैटेगरीज हैं इनकी, है ना। एक है सुन्नी और एक है शिया।
सुन्नी लोगों को अपेक्षाकृत कट्टर माना जाता है ना, सुन्नी है, शिया है, सूफी भी होते हैं, अन्य कई कैटेगरीज है, लेकिन ये दो मुख्य कैटेगरीज है, सुन्नी और शिया। तो ये जो गल्फ़ क्षेत्र के जो एक तरीके से मुस्लिम देश हैं, इनका जो मुस्लिम क्षेत्र है ना, वहाँ पर सुन्नी लोग ज़्यादा हैं ना, उनका रूल है वहाँ पर। तो उनके बीच में ये जो समझौते हुए हैं, तो यही लिखा हुआ है, न्यू बिगिनिंग इन द रिलेशंस बिटवीन सुन्नी रूल गल्फ किंगडम एंड द ज्यूइश स्टेट। यहाँ पे ज्यूइश स्टेट आया है इज़राइल के लिए, कि भाई इज़राइल के बीच में और ये जो अरब कंट्रीज़ है ना, जैसे कि यूएई है या फिर बहरीन है, इनके बीच में एक नए संबंधों की शुरुआत हुई है। ये एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई ये जो समझौते हुए हैं, इन समझौतों के माध्यम से अरब कंट्रीज़ के बीच में और इज़राइल के बीच में एक नए संबंधों की शुरुआत हुई है। आगे देखते हैं, अंडर द एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के तहत द यूएई एंड बहरीन, कि ये जो यूएई है ना, ये देश का नाम है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है ना, यूएई एंड बहरीन वुड नॉर्मलाइज टाइज विथ इज़राइल। टाइज का मतलब हो गया संबंध, है ना। तो इन समझौतों के अकॉर्डिंग, इन समझौतों के अनुसार यूएई और बहरीन ये क्या करेंगे, वुड नॉर्मलाइज टाइज विथ इज़राइल, कि भाई यूएई और बहरीन इज़राइल के साथ अपने संबंधों को नॉर्मल करेंगे। हेराल्डिंग, हेराल्डिंग का मतलब है घोषणा करते हुए, हेराल्डिंग बेटर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इंगेजमेंट। तो यूएई, बहरीन, इज़राइल मिलके क्या करेंगे, किस चीज़ की घोषणा करेंगे, कि भाई वे अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करेंगे, राजनीतिक स्थिति को बेहतर करेंगे, इसके अलावा सुरक्षा में जो है भागीदार बनेंगे। इंगेजमेंट मतलब शामिल होना किसी चीज़ में ना, इनमें जो है भागीदारी दिखाएंगे तीनों देश। आगे देखते हैं कि मोर अरब कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो सूट। अब यहाँ पे देखो ये सूट आया है कि भाई ये जो समझौते हुए ना, ये जो प्रक्रिया हुई है, इस प्रक्रिया में आगे और भी ज़्यादा अरब कंट्रीज़ के भाग लेने की संभावना बनती है ना। मोर अरब कंट्रीज़ आर एक्सपेक्टेड, कि भाई आर एक्सपेक्टेड का मतलब ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा है कि ठीक है, अभी तो बहरीन और यूएई इज़राइल से जुड़े हैं, इन्होंने संबंध सुधारने की कोशिश की है, ऐसी उम्मीद है कि आगे आने वाले फ्यूचर में अन्य देश भी क्या करेंगे, इस मार्ग को फॉलो करते हुए इज़राइल के साथ संबंध सुधारेंगे। से यूएस एंड इजरायली ऑफिशियल्स, ऐसा किन का कहना है, अमेरिकी और इजराइल के अधिकारियों का ऐसा कहना है कि आगे चल के ऐसा होगा कि अन्य जो अरब देश हैं वे भी संबंध सुधारेंगे, किसके साथ, इजराइल के साथ। आगे देखते हैं, द एग्रीमेंट्स हैव द बैकिंग ऑफ सऊदी अरेबिया, कि भाई ये जो समझौते हुए हैं इनको समर्थन प्राप्त है, बैकिंग का मतलब है सपोर्ट, समर्थन, ऑफ सऊदी अरेबिया, कि भाई ये जो समझौते संपन्न हुए हैं इन्हें सऊदी अरेबिया का सपोर्ट भी प्राप्त है। आर्ग्यूएबली का मतलब है तार्किक रूप से, तर्क करते हुए, आर्ग्यूएबली द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अरब पावर, कि भाई ये जो सऊदी अरेबिया है ना, इसके बारे में ऐसा तर्क दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि भाई ये जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल का मतलब है बहुत ज़्यादा प्रभावी अरब पावर, कि भाई जो सऊदी अरब है ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावपूर्ण अरब ताकत है। एंड अ क्लोज अलाय, अलाय का मतलब है मित्र, है ना, सहयोगी, एंड अ क्लोज अलाय ऑफ द यूएई एंड बहरीन, और ये जो सऊदी अरेबिया है यूएई और बहरीन का बहुत ही निकट सहयोगी है, बहुत ही निकट मित्र है ना। आगे देखते हैं, द एलिंग, एलिंग का मतलब होता है बीमार, है ना, जो कि पीड़ा में है, जो कि कष्ट में है। द एलिंग ऑक्टोजीनेरियन का मतलब होता है 80 वर्षीय, रूलर ऑफ द किंगडम, रूलर का मतलब है रूल करने वाला राजा, किंगडम का मतलब है साम्राज्य। सलमान बिन अब्दुल अजीज़, तो सऊदी अरेबिया जो है उसके रूलर का नाम है सलमान बिन अब्दुल अजीज़, 80 वर्ष के हैं, ये बीमार हैं। इज़, अब ये इज़ आया किसके लिए, ये इज़ आया है सलमान बिन अब्दुल्ला अजीज़ के लिए। इज़ ट्रेडिंग, ट्रेड का मतलब होता है चलना, कदम रखना, इज़ ट्रेडिंग कॉशियसली फॉर नाउ, तो सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए कहा गया है कि वे फ़िलहाल पूरी सावधानी के साथ चल रहे हैं, यानी कि पूरी सावधानी के साथ अपने कदम रख रहे हैं। इज़ ट्रेडिंग कॉशियसली फॉर नाउ, बट रियाद, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, है ना। हम कभी क्या है कि ये जो एडिटोरियल में बात की जाती है ना, तो राजधानी का नाम लेके देश का संबोधन दिया जाता है ना। बट रियाद हैज़ ओपन्ड इट्स एयर स्पेस फॉर कमर्शियल फ्लाइट्स बिटवीन द यूएई एंड इज़राइल। ठीक है कि सऊदी अरब अपने कदमों को बहुत ही संभाल के रख रहा है, लेकिन सऊदी अरब की अगर हम बात करें, रियाद की अगर हम बात करें, हैज़ ओपन्ड इट्स एयर स्पेस, कि भाई रियाद ने अपना जो वायु मार्ग है उसे खोल दिया है, किन के लिए,
फॉर कमर्शियल फ़्लाइट्स, कि भाई जो विभिन्न व्यापारिक फ़्लाइट्स हैं, है ना, कि भाई ये जो विभिन्न व्यापारिक उड़ानें हैं जो कि यूएई और इज़राइल के बीच में होती हैं, इन व्यापारिक उड़ानों के लिए अपने हवाई मार्ग को सऊदी अरब ने खोल दिया है। आगे देखते हैं। द अकॉर्ड्स, कि भाई ये जो समझौते हैं, द फर्स्ट बिटवीन इज़राइल एंड अरब कंट्रीज सिंस द 1994 जॉर्डन इज़राइल पीस ट्रीटी। देखो क्या हुआ था, 1994 में जॉर्डन और इज़राइल के बीच में एक शांति समझौता हुआ था। इस 1994 के शांति समझौते के बाद में अब हम देख रहे हैं कि इज़राइल और अरब कंट्रीज़ के बीच में ये समझौते हुए हैं। द फर्स्ट, कि 1994 में जो समझौता हुआ था ना इज़राइल और जॉर्डन के बीच में, उसके बाद से अब दोबारा से ये समझौते हमें देखने को मिले हैं। द फर्स्ट बिटवीन इज़राइल एंड अरब कंट्री सिंस द 1994 जॉर्डन इज़राइल पीस ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब है संधि, समझौता, शांति संधि। ऑल्सो ऑफर अ रेयर डिप्लोमेटिक विन। तो ये जो समझौते अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं, ये प्रदान करते हैं, ऑफर यानी प्रदान करना, रेयर, रेयर का मतलब है बहुत ही ज़्यादा विरल, बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ, डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक, विन का मतलब है जीत, टू मिस्टर ट्रंप। तो 1994 के बाद में अब 2020 में पहली बार हम देख रहे हैं कि इज़राइल और अरब कंट्रीज़ के बीच में कुछ समझौते हुए हैं। तो ये समझौते क्या दिखाते हैं? यह समझौते एक दुर्लभ कूटनीतिक जीत को दिखाते हैं जो कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने हासिल की है। अब मिस्टर ट्रंप के लिए कहा गया आगे क्या, हुज अदर फॉरेन पॉलिसी बेट्स, यहाँ पे बेट का मतलब है कि भाई जो दाव, हुज अदर फॉरेन पॉलिसी बेट्स, कि भाई जो मिस्टर ट्रंप की अन्य जो विदेश नीति है उन पे जो उन्होंने दाव लगाए ना, कि भाई ठीक है कि अन्य कई, जैसे कि बी इट ईरान और नॉर्थ कोरिया, कि भाई मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने ईरान के साथ भी जो है एक तरीके से कई तरीके की जो है समझौते करने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उनके साथ भी कई समझौते करने की बातचीत की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को सफलता नहीं मिली। वर आइदर डिजास्ट्रस, डिजास्ट्रस का मतलब है विनाशकारी। तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के साथ या फिर ईरान के साथ जो समझौते करने की कोशिश की, या तो वे समझौते विनाशकारी साबित हुए या फिर स्टेगनेंट। स्टेगनेंट का मतलब होता है बिल्कुल रुक जाना, जैसे बरसात का पानी कहीं रुक जाता है ना, फिर सड़ता रहता है ना, तो उसको बोलते हैं स्टेगनेंट हालत में है भाई, ये रुका हुआ है ना। तो जो भी विदेश नीति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने अन्य देशों के साथ अपनानी चाहिए, जैसे कि ईरान के साथ अपनानी चाहिए या फिर नॉर्थ कोरिया के साथ अपनानी चाहिए, तो वे विदेश नीति या तो बिल्कुल रुकी हुई पड़ी हैं या फिर वे विनाशकारी साबित हुई हैं। लेकिन मिस्टर ट्रंप ने ये जो मध्यस्थता इज़राइल और अरब कंट्रीज़ के बीच में दिखाई है और ये समझौते संपन्न हो गए हैं, तो यह मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की एक कूटनीतिक जीत है। विथ लेस देन 50 डेज टू गो, कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के पास सिर्फ 50 दिन बचे, 50 दिन भी नहीं बचे, लेस देन 50 डेज, कि 50 दिनों से भी कम दिन रह गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास टू गो बिफोर हिज री इलेक्शन बिड। बिड का मतलब है प्रयास, और 50 दिनों के भीतर अमेरिका में दोबारा से चुनाव होने वाले हैं। विद लेस देन 50 डेज टू गो बिफोर हिज री इलेक्शन बिड, और डोनाल्ड ट्रंप जो है दोबारा से री इलेक्शन में भाग लेंगे, री इलेक्शन के लिए प्रयास करेंगे, 50 दिन से भी कम बचे हुए। ही हैज़ कॉल्ड द एग्रीमेंट्स, उन्होंने ये जो शांति समझौते संपन्न हुए हैं इजराइल के बीच में और अरब कंट्रीज़ के बीच में, उन्होंने इन शांति समझौतों को क्या कहा है? द न्यू डॉन ऑफ अ न्यू मिडिल ईस्ट। उन्होंने एक इसे नया सवेरा कहा है, डॉन का यानी मतलब है सवेरा, ऑफ अ न्यू मिडिल ईस्ट, कि नया एक तरीके से ये जो मिडिल ईस्ट है ना, कि भाई ये जो मध्य पूर्व है, एशिया का ये जो मध्य पूर्व है ना, इसमें एक नई सुबह की शुरुआत हुई है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने इन समझौतों के संबंध में कहा है। आगे देखते हैं। दो यद्यपि ऑफ हिस्टोरिकल एंड जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, जियोपॉलिटिकल, जियोपॉलिटिक का मतलब होता है भू राजनीतिक, भू राजनीतिक का मतलब होता है कि कोई देश कहाँ स्थित है, उस देश की स्थिति कैसी है, तो भाई उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, राजनीतिक फ़ायदे उससे क्या क्या हो सकते हैं ना, उसको कहा जाता है कि भाई उसकी भू राजनीतिक पोजीशन कैसी है, जियोपॉलिटिकल पोजीशन कैसी है, उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कि व्यापारिक फ़ायदे मिल सकते हैं, अगर युद्ध होता है तो युद्ध में क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं ना, तो उनको कहा जाता है। दो ऑफ हिस्टोरिकल एंड जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, कि भाई ऐतिहासिक रूप से और भू राजनीतिक रूप से अगर महत्व की हम बात करें, इट इज़ टू अर्ली, ये बहुत जल्दी है, टू से ये कहना बहुत जल्दी है, वेदर कि क्या द अकॉर्ड्स विल हैव एनी मीनिंगफुल इम्पैक्ट, कि क्या ये जो समझौते हैं विल हैव एनी मीनिंगफुल इम्पैक्ट ऑन वेस्ट एशियाज मैरियड कॉन्फ्लिक्ट। मैरियड इसका मतलब होता है विविध, कई, मैराइड का मतलब होता है विविध या फिर कई, कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब है संघर्ष। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, इट इज़ टू अर्ली टू से, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, वेदर कि क्या
द अकॉर्ड्स, कि ये जो समझौते संपन्न हुए हैं, विल हैव एनी मीनिंगफुल इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव, तो क्या इन समझौतों का कोई अर्थपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, किस पर, ऑन वेस्ट एशिया, कि भाई ये जो पश्चिम एशिया है इसके जो विभिन्न देश हैं उनमें विभिन्न जो संघर्ष, विभिन्न जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उन लड़ाइयों पर क्या इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो कह नहीं सकते, अभी टाइम लगेगा इस बात को देखने में, है ना, इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आगे देखते हैं। अनलाइक इजिप्ट एंड जॉर्डन, अनलाइक इजिप्ट एंड जॉर्डन, देखो जॉर्डन और इजिप्ट है ना, इनमें क्या देखने को मैं मिला था, विच साइंड पीस ट्रीटीज, कि भाई इजिप्ट ने और जॉर्डन ने क्या किया था, हमें क्या देखने को मिला था, इन्होंने क्या किया था कि भाई एक तरीके से इजिप्ट ने और जॉर्डन ने विच साइंड पीस ट्रीटीज, इन्होंने शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे विद इज़राइल, इजिप्ट ने और जॉर्डन ने इज़राइल के साथ संधि समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। इजिप्ट ने किए थे 1979 में और जॉर्डन ने किए थे 1994 में रेस्पेक्टिवली, का मतलब है क्रमशः, क्रमशः यानी इजिप्ट ने इज़राइल के साथ शांति समझौते किए 1979 में और जॉर्डन ने इज़राइल के साथ शांति समझौते किए 1994 में, है ना। द गल्फ कंट्रीज आर नॉट फ्रंट लाइन स्टेट्स इन द अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट, तो देखो ये इजिप्ट और ये जो जॉर्डन है ना, इनकी इजराइल के साथ सीधी लड़ाई हुआ करती थी, ऐसा मामला गल्फ कंट्रीज़ के साथ नहीं है। ये जो अनलाइक लिखा हुआ है ना, अनलाइक का मतलब है कि भाई जैसा मामला इजराइल का इजिप्ट और जॉर्डन के साथ था वैसा मामला इजराइल का इन गल्फ कंट्रीज़ के साथ नहीं है। द गल्फ कंट्रीज़ आर नॉट फ्रंट लाइन, फ्रंट लाइन का मतलब होता है जो आगे की लाइन में होते हैं, जैसे सैनिक है जो आगे आगे खड़े होते हैं ना, बिल्कुल मुख्य मोर्चा संभालते हैं, उसे कहा जाता है फ्रंट लाइन। स्टेट्स इन द अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है संघर्ष, कि भाई अरब लोग और इजराइल लोग के बीच में ये जो संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष में ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं यह मुख्य भूमिका में, ये आगे की पंक्ति में नहीं है, जबकि इजिप्ट और जॉर्डन जो थे इनकी सीधी लड़ाई थी इजराइल के साथ। दे हैड इस्टेब्लिश्ड बैक रूम, अब देखो इन गल्फ कंट्रीज़ के लिए कहा जा रहा है ना, ये जो खाड़ी के देश है ना इनके लिए कहा जा रहा है। दे हैड इस्टेब्लिश्ड, इस्टेब्लिश्ड का मतलब है स्थापित करना, दे हैड इस्टेब्लिश्ड का मतलब है कि ये जो विभिन्न गल्फ कंट्रीज़ हैं इन्होंने स्थापित कर लिया था क्या, बैक रूम कॉन्टैक्ट, बैक रूम का मतलब होता है पीछे के दरवाजे से जब आप बातचीत कर लेते हो ना उसको कहते हैं, विथ इज़राइल ईयर्स अगो, ईयर्स अगो का मतलब है कई सालों पहले ये जो खाड़ी देश हैं इन्होंने इज़राइल के साथ कॉन्टैक्ट स्थापित कर लिया था, यानी कि विभिन्न गल्फ कंट्रीज़ ने इज़राइल के साथ अच्छे संबंध बनाने की शुरुआत कर दी थी। व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, तो अभी हाल ही में ये जो हमें देखने को मिला है ना कि गल्फ कंट्रीज़ ने इज़राइल के साथ समझौते किए हैं ना, व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ इज़ देयर नॉर्मलाइजेशन, तो पहले के इन्होंने पीछे के दरवाजे से इजराइल के साथ जो संबंध बनाए थे उन्हीं संबंधों का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नॉर्मल रूप में हमें वो संबंध देखने को मिल रहे हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, कि अब जो हो रहा है इज़ देयर नॉर्मलाइजेशन, वे उन समझौतों का नॉर्मलाइजेशन कह सकते हो आप, एक सामान्यीकरण हो रहा है उनका, है ना। आगे देखते हैं। सेकंड, दूसरी बात एक और समझने की जो है वो ये, द एग्रीमेंट्स लीव द पैलेस्टीनियन क्वेश्चन लार्जली अनएड्रेस्ड, एड्रेस्ड का मतलब होता है किसी का समाधान करना, किसी चीज़ का हल निकालना, अनएड्रेस्ड का मतलब है कि आपने उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया, उसका हल ही नहीं निकाला, कि भाई ये जो समझौते हुए हैं लीव छोड़ देते हैं द पैलेस्टीनियन क्वेश्चन, कि भाई ये जो फ़िलिस्तीन से संबंधित प्रश्न है इसको जो है प्रमुखता के साथ इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है ना, इसको हल ही नहीं किया गया। आगे देखते हैं। विद अरब कंट्रीज साइनिंग डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स विद इजराइल बायलेटरली, कि भाई हम क्या देखते हैं कि ये जो अरब कंट्रीज़ हैं ये हस्ताक्षर कर रहे हैं डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट, है ना, कि भाई कूटनीतिक समझौते, डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स का मतलब हुआ कूटनीतिक समझौते, कि भाई जो विभिन्न अरब कंट्रीज़ हैं वे इजराइल के साथ, बायलेटरली मतलब द्विपक्षीय, कि भाई विभिन्न अरब कंट्रीज़ इजराइल के साथ विभिन्न द्विपक्षीय कूटनीतिक समझौते कर रहे हैं। द अरब कलेक्टिव सपोर्ट, तो ये जो अरब लोग हैं ना इनका सामूहिक, कलेक्टिव का मतलब हो गया सामूहिक, इनका सामूहिक सपोर्ट, इनका सामूहिक समर्थन फॉर द पैलेस्टीनियन मूवमेंट फॉर नेशनहुड, तो ध्यान देखते हैं ना कि भाई अरब कंट्रीज साइनिंग डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट विद इजराइल बायलेटरली, द अरब कलेक्टिव सपोर्ट फॉर द पैलेस्टीनियन मूवमेंट फॉर नेशनहुड, नेशनहुड का मतलब है राष्ट्र का दर्जा, कि भाई अरब लोगों का जो सामूहिक सपोर्ट है ना फ़िलिस्तीन के मूवमेंट के लिए, भाई फ़िलिस्तीन के लोगों ने जो मूवमेंट चला रखा है ना कि फ़िलिस्तीन के लोग चाहते हैं कि भाई हमें फ़िलिस्तीन देश का जो है पूरा दर्जा दिया जाए, हमारी राजधानी हो, पूरी मान्यता हमें मिले, है ना। विच हैज़ बीन द बेसिस ऑफ द 2002 अरब पीस इनिशिएटिव, देखो अरब में
जो शांति की इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, शुरुआत करना किसी चीज़ की, कि भाई 2002 में अरब में जो शांति की शुरुआत हुई थी उसका आधार था, क्या आधार था, कि भाई जो फ़िलिस्तीन है उसे जो है देश का दर्जा दिया जाए, है ना। तो अब ये जो समझौते हुए ना इजराइल के साथ अरब कंट्रीज़ के बायलैटरली, उनके माध्यम से क्या हुआ है कि अरब लोगों का जो सामूहिक सपोर्ट है इज़ क्रम्बलिंग। तो वो अरब लोगों का जो सामूहिक सपोर्ट फ़िलिस्तीन के लिए था वह गिर रहा है। क्रम्बलिंग का मतलब होता है ढह जाना, गिर जाना, वह गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि ये जो अरब लोग थे ये क्या कर रहे थे, फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे थे। ये चाह रहे थे कि भाई जो फ़िलिस्तीन की मांग है कि फ़िलिस्तीन को देश का दर्जा दिया जाए, अरब लोग भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि अरब लोग जो है ना, विभिन्न अरब कंट्रीज़ हैं, ये इजराइल के साथ संबंध स्थापित करने में लगे हुए हैं। तो फिर ये बात तो अनसुनी रह जाएगी ना, ये जो फ़िलिस्तीन के राष्ट्र नेशनहुड की बात है। ये एडिटोरियल कहना है कि भाई अरब कंट्रीज़ के द्वारा इजराइल के साथ बायलैटरल समझौता करना क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि अरब लोगों का जो सामूहिक समर्थन है फ़िलिस्तीन के मूवमेंट के लिए, फ़िलिस्तीन को देश का दर्जा दिलाने के लिए, वह सामूहिक समर्थन गिर रहा है। इस क्रम्बलिंग का मतलब है वह नष्ट हो रहा है, वह ढह रहा है। आगे देखते हैं। बट इट डजेंट मीन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, बट इट डजेंट मीन दैट द पैलेस्टीनियन क्वेश्चन वुड फेड अवे। इसका ये मतलब नहीं है कि जो फ़िलिस्तीन का जो सवाल है ना, कि भाई ये जो फ़िलिस्तीन विवाद है यह धीरे धीरे फीका पड़ जाएगा। देखो फेड का मतलब क्या होता है, कलर फीका पड़ जाता है उसको बोलते हैं ना फेड अवे। फेड अवे का मतलब है कि धुंधला हो जाना, है ना। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई ठीक है, अरब लोग, अरब देश के जो एक तरीके से कंट्रीज़ हैं इजराइल के साथ समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसा होने से ये नहीं है इसका मतलब कि ये जो एक तरीके से फ़िलिस्तीन का जो प्रश्न है ये धुंधला पड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। द वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब है खाली जगह। द वैक्यूम, इसको याद कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक में पूछते हैं, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। द वैक्यूम लेफ्ट बाय द रिट्रीट ऑफ द अरब पावर्स फ्रॉम द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। रिट्रीट को कहा जाता है पीछे हटना। लड़ाई चल रही है, आप पीछे हट गए तो इसका मतलब आपने रिट्रीट किया। द वैक्यूम लेफ्ट बाय द रिट्रीट ऑफ अरब पावर्स फ्रॉम द इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो क्या हो रहा था कि जो फिलिस्तीन की जो मांग चल रही है ना, उस मांग को अरब जो देश हैं उन देशों के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन ये जो अरब के देश हैं इन्होंने इजराइल के साथ शांति समझौते में लग गई है, तो अब उसके द्वारा क्या होगा कि भाई फिलिस्तीन को समर्थन नहीं मिल पाएगा अरब लोगों का। तो देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है, तो ये जो खाली स्थान क्रिएट हुआ है ना, द वैक्यूम लेफ्ट बाय द रिट्रीट ऑफ अरब पावर्स, कि ये जो अरब पावर्स हैं, ये जो विभिन्न अरब कंट्रीज़ हैं, ये इजराइल और फिलिस्तीन के कन्फ्लिक्ट से, इजराइल कन्फ्लिक्ट यानी विवाद, संघर्ष, तो ये जो विभिन्न अरब कंट्रीज़ हैं ये इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद से पीछे हट गए हैं। तो इनके पीछे हट जाने के कारण जो जगह खाली हुई है वो जगह भरी जा रही है, इज बीइंग फिल्ड, है ना। ये जो वैक्यूम है ना, इज बीइंग फिल्ड, इस वैक्यूम को भरा जा रहा है बाय द नॉन अरब मुस्लिम पावर्स, अन्य नॉन अरब मुस्लिम देशों के द्वारा। एक बात और ध्यान रख लेना, है ना, इसमें कन्फ्यूजन मत रहना कि अरब और मुस्लिम एक ही बात नहीं है। ये मत समझ लेना कि अरब और मुस्लिम सिनोनिम में, नहीं। अरब का मतलब है अरब क्षेत्र के लोग। अरब मुस्लिम भी हो सकते हैं, अरब यहूदी भी हो सकते हैं, अरब क्रिश्चियन भी हो सकते हैं। ध्यान से समझ लेना इसको, है ना, एक कन्फ्यूजन रह जाता है कि हम क्या है अरब और मुस्लिम को सिनोनिम मान लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अरब का मतलब है अरब क्षेत्र के निवासी, जो अरब सागर के आसपास रहते हैं, उन्हें कहा गया है अरब, उन्हें कहा गया है अरब, है ना। तो अरब यहूदी भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं। लेकिन मुस्लिम का मतलब है एक पर्टिकुलर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं ना, उनको कहा गया मुस्लिम। तो अब देखो अन्य मुस्लिम पावर्स हैं, ये नॉन अरब हैं ना, ये जो है ना अरब देश, ये अरब देश नहीं कहलाते, जैसे कि ईरान है, टर्की है ना। तो ये क्या है, ये नॉन अरब मुस्लिम पावर्स हैं, इसलिए लिखा हुआ है नॉन अरब मुस्लिम पावर्स। ईरान, टर्की एंड देयर अलाइज, अलाइज का मतलब है उनके मित्र, उनके सहयोगी। तो विभिन्न जो अरब देश थे जैसे कि जॉर्डन है, इजिप्ट है, अब ये क्या कर रहे थे, ये इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद में फिलिस्तीन के साथ थे। लेकिन विभिन्न जो अरब कंट्रीज़ हैं इन्होंने इजराइल के साथ संधि कर ली है, तो इन्होंने फिलिस्तीन के विवाद से अपने आप को पीछे हटा लिया है। तो वो जो स्थान खाली हुआ है ना, उस खाली स्थान को अन्य नॉन अरब मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वे फिलिस्तीन का साथ देने के लिए आगे आए हैं, जैसे कि ईरान है, टर्की है, या फिर अन्य सहयोगी देश हैं। आगे देखते हैं कि द जियोपॉलिटिकल सैंड्स में बी शिफ्टिंग। इस चीज़ को देखना, ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, क्या, शिफ्टिंग सैंड्स। सैंड्स का मतलब हो गया रेत, जैसे रेत फिसलती ना। शिफ्ट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। शिफ्टिंग सैंड्स का मतलब है कि रेत फिसल रही है। क्या मतलब है इसका, रेत फिसलने का? रेत फिसलने का मतलब है
कि परिस्थिति इतनी तेजी से बदल रही है कि उससे सामना कर पाना मुश्किल है कि भाई अब कैसे निपटें इस परिस्थिति से, इतनी शीघ्रता के साथ परिस्थिति बदल रही है। तो द जियोपॉलिटिकल सेंस मे बी शिफ्टिंग। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई जो भू राजनीतिक संरचना है वो बदल रही है, कि भाई ये जो खाड़ी क्षेत्र है, ये जो फिलिस्तीन क्षेत्र है, ये जो इजराइल क्षेत्र है, यहाँ पर पूरे समीकरण बहुत ही जल्दी जल्दी बदल रहे हैं। लेकिन द कोर इशू का मतलब है मूल मामला, कोर का मतलब है मूल, इशू का मतलब है विवाद, मामला। बट द कोर इशू कंसर्निंग, संबंधित है, बट द कोर इशू कंसर्निंग इजराइल इज अनरिजॉल्व, कि इजराइल से संबंधित जो मूल मामला है, कंसर्निंग मतलब संबंधित जो मूल मामला है वह अभी भी हल नहीं हुआ है। अनरिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब होता है हल कर लेना, समाधान निकाल लेना, लेकिन इजराइल से संबंधित जो फिलिस्तीन का विवाद है वो अभी भी बना हुआ है। तीसरी बात, द यूएई बहरीन एग्रीमेंट्स आर इन फैक्ट एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना, किसी चीज़ का समर्थन करना। द यूएई बहरीन एग्रीमेंट्स, कि भाई यूएई और बहरीन के बीच जो एग्रीमेंट्स है, आर इन फैक्ट एंडोर्सिंग द रीजन्स एमर्जिंग ऑर्डर, कि भाई ये जो समझौते हमें देखने को मिले हैं ना, यूएई और बहरीन के जो समझौते देखने को मिले हैं, ये समर्थन करते हैं, आर इनफैक्ट, इनफैक्ट का मतलब है वास्तव में समर्थन करते हैं किस चीज़ का, कि ये जो हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक नई व्यवस्था का जन्म हमें देखने को मिल रहा है। उस, है ना, इमर्जिंग का मतलब होता है निकलती हुई, उभरती हुई, है ना, जो क्रिएट हो रही है, एक नई व्यवस्था जहाँ पर क्रिएट हो रही है, नई समीकरण यहाँ पर बन रहे हैं, उन नए समीकरणों को सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है अभी हाल ही में यूएई और ये जो बहरीन के जो एग्रीमेंट्स हुए हैं वे। विद द यूएस इन रिट्रीट, देखो क्या देखने को मिला है हमें इस क्षेत्र में, हमें क्या देखने को मिला है कि विथ द यूएस इन रिट्रीट, कि भाई जो अमेरिका है वो पीछे हट रहा है, द यूएस इन रिट्रीट, एंड टर्की एंड ईरान आर परस्यूइंग मोर एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, और जो टर्की हैं और ये ईरान है ये फॉलो कर रहे हैं, परस्यू का मतलब है फॉलो करना, मोर एग्रेसिव का मतलब है आक्रामक, फॉरेन पॉलिसीज़, विदेश नीति, कि भाई टर्की और जो ईरान है और ज़्यादा आक्रामक विदेश नीति अपना रहे हैं, अमेरिका इस क्षेत्र से पीछे हट रहा है। देख रहे हो समीकरण पूरे बदल रहे हैं। देयर इज़ अ 3-वे कॉन्टेस्ट, अब एक त्रिकोणीय मुकाबला, 3-वे कॉन्टेस्ट का मतलब एक त्रिकोणीय मुकाबला हमें देखने को मिला है, टेकिंग शेप, जो कि निर्मित हो रहा है। टेक शेप का मतलब है निर्मित होना, कि भाई अमेरिका पीछे हट रहा है, टर्की ईरान आक्रामक तरीके से अपनी विदेश नीतियों को आगे लेके आ रहे हैं। तो एक त्रिकोणीय संघर्ष हमें यहाँ पे देखने को मिला है, एक त्रिकोणीय स्पर्धा हमें यहाँ पे देखने को मिली है, एक त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिला है, इन विच, जिसमें कि सुन्नी रूल्ड अरब किंगडम, जिसमें कि सुन्नी बहुल, सुन्नी रूल्ड का मतलब है जहाँ पर सुन्नी लोगों का शासन है, उन अरब किंगडम्स की बात की जा रही है। इसके अलावा ऑल अमेरिकन अलाइज, इसके अलावा अमेरिका और अमेरिका से जुड़े हुए अन्य देश आर रीअलाइनिंग देयर जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट विथ इजराइल। तो विभिन्न अरब जो कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा अमेरिका और अमेरिका के देश और इजराइल, ये तीन एक तरीके से इन तीनों में एक अलग ही हमें कंटेस्ट दिखाई दे रहा है, एक अलग ही मुकाबला हमें दिखाई दे रहा है। आर रीअलाइनिंग, रीअलाइन का मतलब होता है कि जैसे मैं आपके साथ रीअलाइन हो जाता हूँ तो मैं आपके साथ जुड़ जाता हूँ, मैं आपका सपोर्ट करने लगता हूँ, उसको कहा जाता है रीअलाइनिंग। तो रीअलाइनिंग का मतलब है कि विभिन्न सुन्नी शासित अरब राज्य, अमेरिका और उसके सहयोगी देश और इजराइल, ये एक साथ हो गए हैं। आर रीअलाइनिंग देयर जियोपॉलिटिक का मतलब है भू राजनीतिक, इंटरेस्ट का मतलब है हित, विथ इजराइल, कि भाई अरब किंगडम्स और अमेरिका और उनके देश इजराइल के साथ अपने संबंधों को सुधारने में लगे हुए हैं, यानी कि ये तीनों जो है एक तरफ हो गए हैं। द अब्राहम अकॉर्ड्स, तो ये जो समझौते हुए हैं ना अभी हाल ही में, जिनको कि अब्राहम अकॉर्ड्स कहा गया है, आर लाइकली, इन समझौतों से, लाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना है। तो ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स हुए हैं, आर लाइकली, उनके माध्यम से ऐसा लगता है, ऐसी संभावना बनती है, टू शार्पन दिस कॉन्टेस्ट, कि भाई ये जो मुकाबला है ना, एक तरीके की ये जो प्रतिस्पर्धा यहाँ पर है ना, कॉन्टेस्ट का मतलब एक तरीके से कंट्रोल करने की ये जो होड़, अमेरिका, अरब राज्य और इजराइल में ये जो क्षेत्र है ना, इसमें कंट्रोल करने की जो एक होड़ स्थापित हुई है ना इनमें, उसको और ज़्यादा बल मिलेगा, है ना। द अब्राहम अकॉर्ड्स आर लाइकली, इस बात की संभावना है कि ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स है इस कॉन्टेस्ट को और ज़्यादा मजबूती देगा, है ना, इस मुकाबले को, इस संघर्ष, ये ना इस मुकाबले को और ज़्यादा मजबूती देगा। आगे देखते हैं कि इफ़ मिस्टर ट्रंप एंड द सिग्नेटरीज टू द अकॉर्ड्स, कि भाई मिस्टर ट्रंप और अभी हाल ही में ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स हुआ है,
जिन जिन लोगों ने इस समझौते पर साइन किए हैं ना, सिग्नेटरीज का मतलब है साइन करने वाला, जिन देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, वांट, अगर ये लोग चाहते हैं टू ब्रिंग पीस, शांति लाना चाहते हैं, कि भाई ये लोग जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड से समझौते किए हैं, ये लोग यदि वास्तव में इस क्षेत्र में शांति लाना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने दावा किया है, एज दे हैव क्लेम्ड, कि भाई इन लोगों ने क्या कहा है, इन लोगों ने कहा है कि भाई हमने अब्राहम अकॉर्ड्स शांति स्थापित करने के लिए किया है। तो अगर वास्तव में ये लोग यहाँ पर शांति स्थापित करना चाहते हैं तो दे शुड एड्रेस, उन्हें समाधान करना चाहिए। एड्रेस का मतलब है समाधान करना। द मोर स्ट्रक्चरल इशू, स्ट्रक्चरल का मतलब है और ज़्यादा संरचनात्मक, कि भाई पूरे स्ट्रक्चर को सुधारना पड़ेगा इस क्षेत्र के, है ना, पूरी संरचना में सुधार लाना पड़ेगा। कि भाई स्ट्रक्चरल इश्यूज, कि भाई जो पूरे एक तरीके से इस क्षेत्र की संरचना से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं ना, उन सारे मुद्दों को हल करना होगा, जिसमें कि सबसे बड़ा मुद्दा है वो है फिलिस्तीन का विवाद, फिलिस्तीन का प्रश्न, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। विच इंक्लूड द अनरिजॉल्व, अनरिजॉल्व का मतलब है जिसे हल नहीं किया गया है ना, कि भाई अभी भी हमारे सामने फिलिस्तीन का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसे हल नहीं किया गया है। उस प्रश्न के साथ अन्य और भी कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हल करना पड़ेगा, तब जाके ही इस क्षेत्र में शांति स्थापित हो पाएगी।